नमस्कार दोस्तों, रेडियो धूम के खास कार्यक्रम आर्टिस्ट ऑफ द डे में मैं आरजे तनय आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, किसी भी प्रदेश में लोकगीतों का एक अलग ही महत्व होता है। लोकगीत अंचल की संस्कृति, सभ्यता और रीति रिवाजों से अवगत कराते हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़ के लोकगीत भी जहां एक ओर यहाँ की मिट्टी की खुशबू को संजोए हुए हैं, वहीं यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को भी दर्शाते हैं। आज के कार्यक्रम आर्टिस्ट ऑफ द डे में हमारे बीच ऐसे ही एक कलाकार उपस्थित हैं जो ना सिर्फ छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक गायक हैं बल्कि एक संगीतकार और एक अभिनेता भी हैं। आपने कई मंचों पर अपनी शानदार प्रस्तुतियां दी हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में आपको सम्मानित भी किया गया है। रायगढ़ के प्रसिद्ध गायक, संगीतकार और अभिनेता दीपक आचार्य हमारे बीच मौजूद हैं और चलिए हम इनसे रूबरू होते हैं। रेडियो धूम के कार्यक्रम आर्टिस्ट ऑफ द डे में आपका स्वागत है दीपक जी। नमस्कार। सबसे पहले रेडियो धूम 89.6 के टीम को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद जिन्होंने मुझे यहाँ पर अवसर प्रदान किया। और मैं बताना चाहूँगा कि वर्तमान में लोग रेडियो से दूर हो रहे थे, लेकिन आप लोगों का जो प्रयास मैंने देखा, बीच में मैंने अपने कुछ शहर के कलाकारों का इंटरव्यू सुना, बड़ा अच्छा लगा और मैं भी उसमें शामिल होने की इच्छा थी और मुझे आप लोगों के यहाँ से फ़ोन आ गया, बड़ा अच्छा लगा। तो एक बार फिर से आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई रेडियो धूम की पूरी टीम को। धन्यवाद दीपक जी। दीपक जी, वैसे तो आपसे सभी परिचित हैं रायगढ़ वासी, फिर भी हमारे श्रोताओं के लिए हम आपसे कुछ पूछना चाहेंगे कि आप अपने बारे में कुछ बताएं, अपने परिवार के बारे में और आपके कार्य क्षेत्र के बारे में कुछ बातें शेयर करें। मेरा नाम दीपक आचार्य है। मैं रायगढ़ शहर से ही हूँ। मेरे पिता श्री शशिधर आचार्य जो यहाँ लाइब्रेरियन थे, माताजी श्रीमती गौरी आचार्य, मेरी पत्नी सुनीता आचार्य, एक पुत्र है शौर्य आचार्य और हम 4 भाई बहन ज्योति, किरण, प्रकाश, दीपक में मैं सबसे छोटा हूँ। मैं गायक के साथ गीतकार, कंपोज़र और एक अभिनेता हूँ और वर्तमान में नगर निगम में सहायक जनसंपर्क अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। आपके परिवार में ही मतलब आपके भाई बहनों के सभी के नाम ऐसे, मतलब पूरे रायगढ़ क्षेत्र में आप प्रकाश फैला रहे हैं सभी मिलकर। दीपक जी, जैसे कि हम जानते हैं कि आपका परिचय ही आपने दिया और हम सभी जानते हैं कि आप एक छत्तीसगढ़ी लोक गायक हैं, तो छत्तीसगढ़ी लोकगीतों के बारे में आप अपने अनुभव शेयर करें कि आपने कौन कौन से लोकगीत गाए हैं छत्तीसगढ़ के लिए और हमारे श्रोताओं को बताएं इस बारे में कुछ। वैसे तो मैं लोकगीत के साथ और भी हिंदी, छत्तीसगढ़ी, उड़िया गीत गाया हूँ जी। लेकिन ये जो लोकगीत है यह मेरे जिहन पर जो है बचपन से घर कर गया है जी। जो छत्तीसगढ़ी की जो संस्कृति होती, जो परंपरा होती है जी, उसे मैं बचपन से देख रहा हूँ और उससे प्रेरित हुआ हूँ। और ये जो लोकगीत का जो सफ़र जो चला है वो गांव में मैंने देखा है। लोग जो गीत गाते हैं उस पर प्रस्तुति करते हैं। मेरे पसंद का अगर बोलेंगे तो मैं ददरिया गीत को पसंद करता हूँ, जो लोक गीतों का राजा होता है जी। वैसे ही होता है जस गीत जो माता भजन के लिए किए जाते हैं। तो इस तरह से लोकगीत मैंने बहुत सारे गाए हुए हैं जी जी। तो सर, विशेष तौर पे छत्तीसगढ़ के लोकगीतों में कौन कौन से प्रकार होते हैं, हमारे श्रोताओं को आप बताएं, क्योंकि सभी छत्तीसगढ़ वासी हैं तो सुनना जरूर चाहेंगे इस बारे में। देखिए, छत्तीसगढ़ के लोकगीतों में प्रमुख तो ददरिया है जो लोकगीतों का राजा है जी। उसके साथ ही कर्मा है, बांस गीत है, जस है, जवारा है, पंडवानी है, सुआ है, भोजली है और देवार गीत है। ऐसे और भी बहुत सारे लोकगीत हैं जो प्रचलित हैं। जैसे राउत नाचा को सभी जानते हैं जी। सोहर गीत जो जन्मोत्सव के अवसर पर गाया जाता है उसको लोग जानते हैं जी। गम्मत भी जो गणेशोत्सव के समय ये अक्सर अब ग्रामीण अंचल में देखा जाता है, शहरों में तो बिल्कुल देखने को नहीं मिलता जी जी। तो ये इस तरह से लोकगीतों के प्रकार हैं जी। मैंने देखा है सर, रायगढ़ में भी अगर कुछ कार्यक्रम होते हैं तो ग्रामीण अंचल से कलाकारों को बुलाकर यहाँ पर प्रस्तुति करवाई जाती है। दीपक जी, जैसे आपने बताया कि छत्तीसगढ़ के तरह तरह के लोकगीत होते हैं जिसे अलग अलग त्योहारों के अवसर पर गाया जाता है, तो आपको कौन से प्रकार का लोकगीत ज़्यादा पसंद है या आप गाते हैं? मुझे लोकगीतों में सबसे ज़्यादा पसंद ददरिया है और ये एक प्रेम गीत है और लोकगीतों का यह राजा है। अच्छा।
इसलिए मुझे यह बहुत पसंद है। जी बिल्कुल। दीपक जी, आपका गाया हुआ कोई छत्तीसगढ़ी लोकगीत अगर आप हमें, हमारे श्रोताओं को सुना दें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ज़रूर। मैं एक ऐसा गीत कंपोज किया था, स्वयं उसको लिखा भी हूँ और कंपोज भी किया हूँ, जिसमें उसको खमसा कहते हैं। खमसा का मतलब होता है लोकगीतों में एक लोकगीत के साथ कई लोकगीत जुड़ा हुआ होता है। जी। जैसे आजकल आप देखते होंगे बच्चे डांस करते हैं तो एक गाने के साथ, एक देशभक्ति गाने के साथ कई देशभक्ति गाने जुड़े हुए होते हैं। जी। तो वो वैसा ही ये छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का होता है, उसको अपन खमसा कहते हैं। जी। तो वैसा ही एक गीत है, उसको मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। इसमें आप देखेंगे, जब सुनेंगे तो कई लोकगीत इसमें जुड़े हुए हैं। जी जी। तो एक ही गीत में समझ लीजिए कि आपको कई लोकगीत सुनने को मिल जाएंगे। जी जी, हमें बहुत अच्छा लगेगा आपसे अगर सुनने मिल जाए ये गीत। जरूर। होगे भारत देश हमर आजाद, खुशी के सबो ले लोगा स्वाद। होगे भारत देश हमर आजाद, खुशी के सबो ले लोगा स्वाद। लहर लहर के फहरे तिरंगा, लहर लहर के फहरे तिरंगा, पवन संग होके उन्माद। होगे भारत देश हमर आजाद, खुशी के सबो ले लोगा स्वाद। धइन धइन हमर भारत माँ ठोकर पैया लागो, यहाँ भेद नहीं है जाति पाति के। यहाँ हिंदू मियाँ सिख साईं ईसा, यहाँ हिंदू मियाँ सिख साईं ईसा, सबके नाता है भाई भाई के, भाई भाई के, भाई भाई के। रे माझी ले चल भारत हमार, डोंगा तोर हिलेला डोलेला, नदिया तेज बहे धार। डोंगा तोर हिलेला डोलेला, नदिया तेज बहे धार। ए पुन्नी के चंदा दीदी रात में कर जोनी वो, भूलन जाबो दीदी घर लाजुर के सातों बहनी वो। छत्तीसगढ़ के चंदरपुर में रही थे चंद्रा सेनी वो, छत्तीसगढ़ के चंदरपुर में रही थे नाथल दाई वो। पूर्व ले आही इंद्री दीदी ऐरावत हाथी माँ, झूलन जाबो झूल के आबो पहाती माँ। झूला गड़े है पहर ऊपर घाटी माँ। हाँ बुले आबेगा कान्हा बुले आबेगा, होली के बहाना करके बुले आबेगा। खेले आबे वो राधा खेले आबे वो, होली के दिन मोर संग होली खेले आबे वो। तरी हरी नाना मोर नहनारी नाना सुवाना सुन ले। हाँ तरी हरी नाना मोर नहनारी नाना सुवाना सुन ले। बातें बताओ तोला नारी दीदियो मने मने गुन ले। बातें बताओ तोला नारी दीदियो मने मने गुन ले। राम हो जुरे हैं आज जतेक पहुना, हमर सब मेहमान हो। मियाँ भाई ला सलाम है और हिंदू ला राम राम हो। तो ये जो लोकगीत था, इसमें कई गीतों का समावेश मैं आपको बताऊंगा। इसमें डांडिया भी था, गरबा भी था, इसमें सेवा भी था, होरी भी था, इसमें राउत नाचा भी था, इसमें सुआ भी था, इसमें जस भी था। ऐसे कई गीतों का समावेश है। सभी प्रकार के लोकगीतों, छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का समावेश है इस एक गीत में। जी, इसको कहते हैं खमसा। खमसा, अच्छा। वैसे तो मैं लोकगीतों के साथ में बचपन से मुकेश माथुर जी को फॉलो करते आया हूँ जी। क्योंकि अक्सर मुझे लोग कहते थे कि आपकी आवाज़ मुकेश की जैसी है करके, और मैं मुकेश का ही फॉलो करता हूँ हमेशा से। जी। भले गीत तो रफ़ी, किशोर, लता सभी के अच्छे होते हैं और मुझे पसंद भी हैं, लेकिन मैं खुद मुकेश का फॉलो करता हूँ। इसीलिए मैं सुनना चाहूँगा मुकेश का एक गीत, क्या खूब लगती हो बड़ी सुंदर दिखती हो। अगर आप इस गाने की कुछ लाइनें हमें सुना दे तो हमें अच्छा लगेगा। अच्छा, ज़रूर। क्या खूब लगती हो बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो बड़ी सुंदर दिखती हो। दीपक जी, जैसा कि आपने बताया कि आप एक कलाकार तो हैं ही, लेकिन आप एक जॉब भी करते हैं, नगर निगम रायगढ़ में आप कार्यरत हैं। तो
अपने कार्य के साथ साथ कला के लिए समय कैसे निकाल पाते हैं, कैसे सामंजस्य बना पाते हैं इन दोनों में? बहुत अच्छा सवाल है। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि कैसे करूँ, दोनों में तालमेल करना रखना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं सच बताता हूँ, मैं अपना काम करते रहता हूँ, कहीं फील्ड में जा रहा हूँ और मेरे दिमाग में मेरे हारमोनियम अपने आप बजते रहता है। मैं हाथ में भले हारमोनियम ना बजा पाऊँ, लेकिन वो दिमाग में हारमोनियम बजते रहता है। कहीं कोई बोल दिया है कि नहीं ये गीत लिखना है और ये कंपोज करना है, तो मैं ऑफिस से अगर घर पहुंच रहा हूं तो उस बीच 2 लाइन कंपोज करके मैं घर पहुंच जाता हूं। अच्छा। बहुत मुश्किल का काम है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि घर में कुछ वक्त जो है रियाज कर सकूं, उसके लिए समय निकाल सकूं, क्योंकि अक्सर मेरे कार्यक्रम भी लगातार होते रहते हैं। इसके लिए मुझे बैठना ही पड़ता है। जी जी, एक सच्चा कलाकार वही होता है जो अपनी कला के लिए समय निकाल ही लेता है। तो वाकई आप भी एक अच्छे कलाकार हैं और आप मैनेज करते हैं अपने समय को अपनी कला के लिए। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है ये तो। फिल्म प्रेम रोग का एक गीत है सुरेश वाडेकर जी का। जी, वो गीत अगर आप सुनाएं तो अच्छा लगेगा। कौन सा गीत है वो? वो गीत है, उसका भी 2 लाइन सुना दूं? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमें अच्छा लगेगा आप गाकर सुनाएंगे तो। अरे कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं है भाता, जब रोग ये लग जाता, मैं हूँ प्रेम रोगी, अरे मैं हूँ प्रेम रोगी, मुझे दवा तो कराओ, जाओ 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 किसी वैद्य को बुलाओ, मैं हूँ प्रेम रोगी। दीपक जी, आपका अनुभव गायकी में तो बहुत है, हमने कई गाने सुने हैं आपके और कई मंचों पर आपने प्रस्तुतियां दी हैं। तो आपके गायकी के अनुभव के बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं कि कैसा रहा अनुभव, कितने सालों से आप इस फील्ड में अपना सहयोग दे रहे हैं? वैसे तो मैं बचपन से गा रहा हूँ और कई मंचों में मैंने गाया है, और लोकगीत के अलावा हिंदी, छत्तीसगढ़ी, उड़िया गीत भी परफॉर्म किया है जी। वहीं नुक्कड़ मंच से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मंच जो हमारे रायगढ़ शहर में होता है, जो बहुत गौरव की बात है, चक्रधर समारोह जी, वहाँ तक का सफ़र मेरा जो है बहुत यादगार रहा है। वाह, क्या बात है। दीपक जी, छत्तीसगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और बहुत बड़े सांस्कृतिक मंच चक्रधर समारोह में भी आपने अपनी प्रस्तुति दी है। क्या अनुभव रहा था आपका? कुछ यादगार लम्हे उस समय के हों, आप जो हमारे साथ शेयर करें तो हमें अच्छा लगेगा। ज़रूर। चक्रधर समारोह का अनुभव बड़ा अद्भुत अनुभव रहा है, मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। 10 दिवसीय कार्यक्रम में मुझे 2 बार एक ही समय में मौका मिला, जो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी जी। बीते 5 वर्षों से मैं चक्रधर समारोह के मंच के लिए आवेदन देता रहा जी, लेकिन मुझे अवसर नहीं मिला जी। 6वें वर्ष में मुझे याद आ रहा है, वो दिनांक था 6 सितंबर 2020 जी। लोक गायक समूह के साथ गाने का मुझे मौका मिला जी। उसी समय 2 सितंबर शुभारंभ का दिन था चक्रधर समारोह का जी, और मुझे प्रशासन से फ़ोन आया कि आपके पास कोई छत्तीसगढ़ सरकार के योजना पर आधारित कोई गीत है जो सीएम सर तक पहुंची है, हमारे मुख्यमंत्री जी तक पहुंची है। क्या बात है, मतलब आपके किसी गीत की चर्चा वहाँ पर हुई थी और आपके लिए कॉल आया इस गीत के लिए? जी। तो उन्होंने कहा चक्रधर समारोह के शुभारंभ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के उपस्थिति में आपको योजना गीत अपने ग्रुप के साथ प्रस्तुत करना है। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी। और ये सोचिए, मेरे पास ये फ़ोन आया था 2 सितंबर को और 2 सितंबर को कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं 2 सितंबर को और ये फ़ोन मेरे पास आया था 2 सितंबर को। अच्छा, मतलब आपको तैयारी के लिए मौका भी बहुत समय भी कम मिला था। मेरा कार्यक्रम तो है 6 सितंबर को। अच्छा, 6 तारीख को आपका कार्यक्रम था, लेकिन आपको 2 तारीख को प्रस्तुति देने के लिए बुलाया गया। वाह वाह। ये सुनकर मैं दंग रह गया और फटाफट अपने ग्रुप के जो कलाकार हैं उनको मैंने कहा कि भाई 6 को तो हमारा कार्यक्रम है ही जी, हमको आज शाम 7 बजे मुख्यमंत्री जी के सामने भी एक कार्यक्रम देना है जी, जो योजना गीत जो हमने बनाया है जी, उसे प्रस्तुत करना है। और शाम 7 बजे गणेश वंदना के पश्चात प्रथम प्रस्तुति जो है मैंने दी जी जी। और वो छत्तीसगढ़ का जो योजना है नरवा गरवा घुरुआ बारी के ऊपर मैंने गीत गाई थी जी जी। तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है और इतने कम समय में बहुत चैलेंजिंग हो गया होगा उस समय आपको इस प्रस्तुति को देने के लिए जो तैयारियां करनी थी आपको।
इस प्रस्तुति को देखकर सीएम सर मुझे अपने पास बुलाकर बगल में बैठाए। अरे वाह! आप समझ सकते हैं ये समय, ये लम्हा मेरे लिए कैसा रहा होगा। बहुत यादगार पल रहा होगा। बहुत ज़्यादा यादगार। जी जी जी। 5 साल से प्रयास करते हुए आया, 6वें साल में मौका मिला, तो एक ही मंच में समझ लीजिए 2 बार मौका मिलना, ये ऐतिहासिक रहा मेरे लिए। क्या कहें सर, हमारी रायगढ़ की जमी ही ऐसी है कि यहाँ से कलाकार पैदा होते हैं और अपने आप को इस स्तर पर ले जाने का जज्बा भी रखते हैं। दीपक जी, हमने सुना है कि केलो स्वच्छता जागरूकता अभियान के तहत केलो मैया की आरती विगत 5 वर्षों से आप गा रहे हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि इसके पीछे क्या उद्देश्य है? क्या लोग सचमुच जागरूक हो रहे हैं इस अभियान के बारे में जानकर? इस बारे में हमारे श्रोताओं को आप कुछ बताएं। मेरा सौभाग्य है कि मैं शहर की जीवनदायिनी केलो नदी के संरक्षण अभियान का एक मामूली सा हिस्सा हूँ। मैं बताना चाहूँगा, इस अभियान को गांजा चौक छत्तीसगढ़ सामाजिक मंच जो है इस अभियान के लिए सामने आया है, और उसमें नगर निगम के जो सभापति हैं श्री जयंत ठेठवार जी, उनके सहयोग से मैंने यह केलो मैया की आरती गाई है जी, जो आज पूरे शहर वासियों के जुबा में है। और यह अभियान पूरे शहर वासियों का जन अभियान बन चुका है। अब लोग भी चाहते हैं कि हमारा जो नदी है, जो केलो नदी है, वो स्वच्छ हो और लोग उसका उपयोग कर सकें। जी जी जी। तो ये जो केलो मैया की आरती है, इसको किसने लिखा है? आपने तो गाया ही है जी अपनी सुरीली आवाज़ में। इसके पीछे कौन कौन से कलाकार हैं, किन किन लोगों का सहयोग रहा है? इस गीत को, इस आरती को हमने इसलिए बनाया कि लोगों को आस्था से अपन जोड़ के इस अभियान में जोड़ सकें। जी बिल्कुल। और इस गीत को लिखा है तमनार क्षेत्र के ग्रामीण अंचल से हैं संतोष शर्मा जी। जी। उनका ग्राम है चितवाही, तमनार के हैं। उन्होंने इस गीत को लिखा है और मैंने अपनी आवाज़ दी है। जी। तो इस आरती की कुछ पंक्तियां अगर हमें सुनने मिल जाए तो? ज़रूर, मैं इस आरती के कुछ पंक्तियां आपको सुनाऊंगा, लेकिन आपको बता दूं यह कार्यक्रम होता है 14 फरवरी मकर संक्रांति के दिन। जी जी जी। तो भव्य मेला लगता है, कभी मौका मिले तो आप श्रोतागण जो भी सुन रहे हैं यहाँ जरूर आएँ। राजापारा समलाई मंदिर मरीन ड्राइव में यह कार्यक्रम होता है, जरूर एक बार आएँ और इस अभियान से जुड़ें। जी जी। क्या है, केलो नदी जो है रायगढ़ वासियों के लिए एक आस्था का प्रतीक है, तो इस आरती की कुछ पंक्तियां हम सुनना चाहेंगे और लोग, हमारे जो श्रोता हैं, वो भी सुनना पसंद करेंगे। ज़रूर, मैं सुनाता हूँ, 2 लाइन कम से कम इसका ज़रूर सुनाता हूँ। आरती मेरी स्वीकार करो, आरती मेरी स्वीकार करो, केलो मैया उद्धार करो, केलो मैया उद्धार करो, करुणामयी हो ममतामयी, करुणामयी हो ममतामयी, सब विपदाओं से पार करो, केलो मैया उद्धार करो। कल कल छल छल करती अविरल, सतत सदा बहती है, सस्य मत्स्य जन कल को पोषित, धारा सदा करती है, जीवनदायी अमृत धारा से पार करो, केलो मैया उद्धार करो, केलो मैया उद्धार करो। वाह वाह, बहुत ही शानदार आरती, और इसके एक एक शब्द बहुत ही अच्छे हैं। वाकई में संतोष शर्मा जी, जिन्होंने इस आरती को लिखा है, बधाई के पात्र हैं और बहुत ही खुशनसीब हैं कि केलो मैया की आरती को उन्होंने लिखा है। और मैं आपको भी बधाई देना चाहूँगा कि इस आरती को आपने अपनी आवाज़ से सजाया है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और यह
केलो मैया का ही कृपा है जो आज ये इस जन अभियान में लोग जुड़ रहे हैं। और अब देखने को मिल भी रहा है कि केलो मैया वास्तव में स्वच्छ होने लगी है, लोग उनसे जुड़ रहे हैं। आप देखते होंगे कई संगठन, कई समाज सामने आ रहे हैं और जगह जगह जो घाट बने होते हैं उसे सफाई करने लगे हैं। और वर्तमान में अब इसके लिए बड़ी प्लानिंग भी चल रही है, जिसका काम भी चालू हो गया है। अमृत मिशन का कार्य, अमृत मिशन का कार्य, अब लोगों को जो है स्वच्छ पानी फिल्टर होके मिलेगा। यहाँ पर 2-3 जगह अलग अलग फिल्टर प्लांट बड़े बड़े बन रहे हैं। तो ये सब उसी अभियान का ही एक हिस्सा है। जी बिल्कुल जी। दीपक जी, आपका अनुभव तो काफ़ी रहा है गायकी और कलाकारी के क्षेत्र में, तो अलग अलग मंचों पर आपने प्रस्तुतियाँ दी है, तो मंच से आपका नाता कई वर्षों से है जी। तो मंच को आप किस तरीके से देखते हैं? कलाकार के लिए मंच ही है जिसको वह हमेशा तलाशता है, हर कलाकार के लिए। आज भी मैं जिस जगह पर बैठा हूँ वो भी मेरे लिए एक मंच है, और उतना ही मेरे लिए अहम यह रखता है जितना कि किसी बड़े मंच पर बैठा रहूं। ये भी मेरे बड़े मंच से कम नहीं है। आज का ये जो आप लोग का जो स्टूडियो में जो बैठा हूं, ये भी मेरे लिए एक मंच ही है। लेकिन मंच की अगर बात कर रहे हैं तो मैं बताता हूं आपको, सबसे छोटा मंच होता है जो मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैंने बहुत कुछ सीखा है वहाँ से। बहुत छोटा मंच होता है, लेकिन उस मंच से ही लोगों को सीखने के लिए मिलता है। वो होता है नुक्कड़ का मंच, जो हम गलियों में, मोहल्लों में, चौक चौराहे में हम जिस मंच पर करते हैं, क्योंकि वहाँ कोई मंच ही नहीं होता है जी। वहाँ कोई मंच ही नहीं होता है। नुक्कड़ अपन करने जाते हैं, चाहे वो गायन के माध्यम से हो, चाहे कोई छोटा नाटक प्रहसन के माध्यम से करने जा रहे हों, किसी अभियान को लेकर या ऐसी गायकी को लेकर, कोई लोक प्रहसन को लेकर, तो वो जो मंच होता है, हम वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ कोई नट, कोई टेंट है ना, कोई तखत है। वहाँ हम अपना साज बाज के साथ गए और वहाँ खड़े हुए। अब खड़े हुए तो वहाँ ना कोई अतिथि है और ना कोई दर्शक दीर्घा है, तो अब बस वहीं पर चैलेंज होता है कि नहीं, हम अब अपना काम चालू करें, अपनी गायकी चालू करें और लोगों को कैसे बांधें, लोगों को कैसे वहाँ पर बुलाकर अपनी बात को सुनाएं। तो ये बहुत बड़ा मंच है, भले ये सबसे छोटा मंच है, लेकिन ये बहुत बड़ा मंच है। इस नुक्कड़ मंच से लोगों को बहुत सीख लेनी चाहिए। जी जी। दूसरे कार्यक्रम में तो लोग तैयारियां करके जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा मंच है जहाँ पर तैयारी के लिए विशेष समय नहीं मिलता और आपको लोगों को तुरंत जोड़ना होता है। जी बिल्कुल। ऐसे कौन कौन से मिशन हैं जिसके लिए आप ये नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं? वैसे तो मैं पहले जत्था के कार्यक्रम में भी कर चुका हूँ, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए। अभी वर्तमान में नगर निगम रायगढ़ का ही एक अभियान है, स्वच्छता जागरूकता अभियान, जिसके लिए हम लोग वही नुक्कड़ मंच के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वो अपने घर को, अपने परिवार को, अपने गली को, मोहल्ले को, शहर को स्वच्छ बनाएं और स्वयं स्वस्थ रहें। 2022 स्वच्छता सर्वेक्षण भी चल रही है, जिसमें पूरे देश में उसमें रैंकिंग भी दिया जाता है स्वच्छता के लिए। तो वो एक माध्यम है लोगों को स्वच्छ करने के लिए और रहने के लिए। ये जो प्रतियोगिताएं हैं वो एक माध्यम है, और वास्तव में उसका उद्देश्य जो है कि लोग स्वस्थ रहें और स्वच्छ रहें। जी बिल्कुल। जैसे स्वच्छता के बारे में आपने बताया, तो स्वच्छ शरीर में ही स्वच्छ मन का वास होता है, तो आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो वाकई में ये बहुत ही अच्छी बात है। दीपक जी, आप एक गायक तो हैं ही, लेकिन एक संगीतकार भी हैं, तो संगीतकार के रूप में आपका कार्य अनुभव कैसा रहा? आप कृपया शेयर करें हमारे श्रोताओं के साथ में। मैं गायन कला है और गीत भी लिखता हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छी बात आपने मुझे ये करवाई। संगीतकार मैंने खुद का गीत को कंपोजिंग करना जी। वैसे तो आप अभी मुझे 2 लाइन लिख कर देंगे तो उसको भी मैं कंपोज करने का कोशिश करता। तो वैसे ही मुझे मैं बताना चाहूँगा, मेरे को पैरोडी गीत पसंद नहीं है। अच्छा। जो किसी गीत पर बनाए हुए होते हैं वैसे गीत पसंद नहीं है, इसलिए जब भी मैंने बनाया है वो स्वयं का लिखा और कंपोज किया हुआ रहता है वो, या फिर कोई दूसरा लिखा है तो मैं उसको कंपोज करूँ, खुद उसमें धुन, खुद संगीत डालूं। जी जी। छत्तीसगढ़ी फिल्मों और एल्बम्स में बतौर अभिनेता आपने कार्य किया हुआ है जी। इस बारे में कुछ बताएं। वर्तमान में ही आपकी एक फिल्म भी आई थी, हमने सुना है, उस बारे में कुछ बताएं। जी जी। गायन के अलावा कंपोजिंग, मिमिक्री और अभिनय भी है मेरा जी। कई मंचों पर मैंने नाटक भी किए हैं।
मेरे खुद के एल्बम पर भी अभिनय किया जी। वहीं विगत दिसंबर में रिलीज हुई एक रायगढ़ से ही फिल्म जिसके डायरेक्टर सुमित मिश्रा जी हैं जी और प्रोड्यूसर आशीष शर्मा जी हैं जी। और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के लोकेशन में ये फिल्म बनी है। रायगढ़ के बनाने वाले हैं और रायगढ़ के कलाकार हैं जी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे रायगढ़ वासियों के लिए है कि एक फिल्म जो है रायगढ़ से बनी है। कौन सी फिल्म थी सर ये? इस फिल्म का नाम है प्रेम युद्ध जी। और उस फिल्म में आपका किरदार क्या रहा था सर, ये बताएं, हमें जरूर जानना है। मेरा उसमें किरदार था, एक इंस्पेक्टर का किरदार था और वो पूरे फिल्म में उस किरदार का महत्व यही था कि जो सस्पेंस होता है, जो राज होता है जी, वो आकर मैं खोल देता हूँ। अच्छा जी, मतलब फिल्म की जो बोलते हैं अहम हिस्से में आपने किरदार निभाया है। ये वो सुमित भाई का ये है कि वो उन्होंने मुझे ये रोल और इतना बढ़िया जगह दिया था। जी बिल्कुल। अगर उस फिल्म का कोई डायलॉग हम सुन पाए तो हमें अच्छा लगेगा आपके माध्यम से। कोशिश करता हूँ अगर वो डायलॉग किरदार का जो डायलॉग हो वो सुना दें। जी, याद आ जाए कुछ डायलॉग तो मैं सुनाता हूँ। जैसे कि उसमें मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ और जो मैं राज खोल रहा हूँ उस फिल्म में जी। जो हीरो है उस फिल्म में लोगों को ये पता नहीं चलता है लास्ट इंटरवल के बाद तक कि ये हीरो कौन है। अच्छा। लोग उसको एक मामूली इंसान ही समझते रहते हैं लेकिन वास्तव में वो एक पुलिस वाला वो भी रहता है। अच्छा। यही राज मैं उस फिल्म में खोलता हूँ। अच्छा। अब तो फिल्म रिलीज हो चुकी है तो बताने में कोई हर्ज नहीं है। जी बिल्कुल। तो उसी का एक डायलॉग है, मैं उसको आपको सुनाता हूँ। कृष्णा साहू DSP, हमारे डिपार्टमेंट की शान, टॉपर ऑफ द बैच। जावेद के इनलीगल बिजनेस को खत्म करने के बाद अंडर कवर पोस्टेड एट रायगढ़, कृष्णा साहू। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल कैरेक्टर पे आप आ गए थे अभी भी। अच्छा लगा सुनकर हमें। जी धन्यवाद। दीपक जी, सांस्कृतिक साहित्यिक प्रकोष्ठ जिला रायगढ़ के आप अध्यक्ष भी हैं, आपको चुना गया है, तो कृपया हमारे श्रोताओं को बताएं कि ये संस्था कलाकारों के हित में किस तरीके से काम कर रही है और अगर कोई कलाकार इस संस्था से जुड़ना चाहता है तो किस तरीके से जुड़ सकता है। सबसे पहले तो मैं हमारे प्रदेश स्तर के जो अध्यक्ष हैं और बहुत अच्छे गायक हैं, भजन गायक हैं और छत्तीसगढ़ में आज उन्हें कौन नहीं जानता, छत्तीसगढ़ ही नहीं वरन आज लगभग पूरे देश में ही लोग उन्हें जानते हैं। माननीय श्री दिलीप सड़ंगी जी हमारे आदर्श हैं, उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया है। उन्हीं के अगुवाई में मैं रायगढ़ में सांस्कृतिक साहित्यिक प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष बना हूं और यह संगठन केवल कलाकारों के हित में काम कर रहा है जी। जो कलाकार ग्रामीण अंचल से हैं और जो छिपे हुए कलाकार हैं, दबे हुए हैं, उन्हें हमको सामने लाना है। जैसे कि वर्तमान में आपने देखा होगा विगत समय कोरोना की मार लगभग सभी झेल रहे थे, उसमें कलाकार सबसे ज़्यादा झेल रहे थे। उन्हीं कलाकारों को हमें एक जीविकोपार्जन का एक साधन देना है, उनकी कला भी सामने आएगी और उन्हें परिवार चलाने का एक साधन भी मिल जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है संस्था। तो कोई कलाकार अगर इस संस्था से जुड़ना चाहे तो किस तरीके से जुड़ सकता है? उसे हम सोशल मीडिया में और संगठन के माध्यम से लोगों तक और जितने भी ब्लॉक हैं हमारे रायगढ़ में सारे जगह एक एक सदस्य, एक एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष हम बनाते जा रहे हैं, जिनके माध्यम से ग्रामीण अंचल के लोग भी हम तक पहुंच सकेंगे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा जानकर कि ये संस्था इस तरीके से कार्य कर रही है कलाकारों के हित में। दीपक जी, हमने सुना है कि आपने रायगढ़ के प्रसिद्ध तपस्वी बाबा सत्यनारायण के जीवन वृत्तांत पर भी गीत लिखा है और गाया भी है, तो इस बारे में अपना अनुभव शेयर करें कि आपने किस तरीके से आपके मन में ये विचार आया और आपके साथ कौन कौन लोग थे जिन्होंने इस विषय पर आपको सहयोग किया, या सिर्फ आप अकेले ही चले और आगे तक इस कार्य में आगे बढ़ते गए? सबसे पहले तो मैं उस परम तपस्वी श्री सत्यनारायण बाबा जी को नमन करना चाहूँगा। उन्हीं का आशीर्वाद है जो आज मैं आप लोगों के मंच पर भी बैठा हूँ और कई मंच पर सम्मानित हो रहा हूँ या कार्यक्रम दे रहा हूँ। मैं बाबा सत्यनारायण के पास जाता था हमेशा और उनकी तपस्या को देखता था। फिर एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पर्यावरण जागरूकता का एक अभियान चला, उसका मैं हिस्सा बना जी। और मुझे कहा गया कि आप पर्यावरण पर गीत लिखिए। मैंने 8 गीत पर्यावरण के बनाए और वो ऑडियो और वीडियो दोनों बने।
तो उसमें मैंने एक छोटा सा प्रयोग किया कि लोगों को आस्था से जोड़ा जाए, पर्यावरण के साथ आस्था से जोड़ा जाए। और बाबा जहाँ तपस्या कर रहे हैं, मैंने वहाँ से भी एक गीत उनके लिए लिखा और उसमें भी पर्यावरण को शामिल किया जी। जहाँ पर उस गीत को कई लोगों ने सुना, हजारों लाखों लोगों ने सुना जी। उसके बाद मेरे मन में आया कि नहीं, बाबा जी के लिए मैंने जो गीत बनाए हैं पर्यावरण के लिए, उनके लिए एक उनके जीवन पर पूरा गीत बनाऊं। और मैं उनके गांव गया और कहाँ वो रहते थे, कहाँ पढ़ते थे, कहाँ जाते थे, कहाँ आते थे, कैसे उन्होंने आए और बैठे, कब क्या किया, ये सारा चीज़ हम लोगों ने लिखा। मेरा सहयोग किए हैं वही जो मैं आपको बताया, चितवाही के रहने वाले संतोष शर्मा जी, उन्होंने बहुत सहयोग किया मेरा लिखने में। और ये गाना को हम दोनों ने, संतोष शर्मा जी और मैं दोनों, हम लोग बैठकर लिखे हैं, गाया मैं हूँ। मैं आपको बता दूं कि ऐसे तपस्वी शायद ही कहीं होंगे। हम लोगों ने पुस्तक में पढ़ा है या लोगों से सुना है, बुजुर्गों से सुना है कि ज्योतिष थे और तपस्या करते थे। ये कड़कड़ाती ठंड, चिलचिलाती धूप और घनघोर वर्षा, हर मौसम में ये खुले बदन एक स्थान पर बैठे हुए रहते हैं जी। मैं लोगों की शंकाओं को भी दूर कर दूं कि यहाँ कई टीम आ चुकी है। कई लोग बोलते हैं कि उठते हैं वो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उनसे बहुत करीब से जुड़ा हूँ। आप भी वहाँ कभी भी जा सकते हैं बाबा श्री सत्यनारायण के दरबार में। रात को 12:30 बजे वो केवल साधना से उठते हैं और अपनी आँख खोलते हैं और सुबह 7 बजे पुनः अपने साधना में लीन हो जाते हैं, तपस्या में लीन हो जाते हैं। और इस बीच कई लोग वहाँ रहते हैं, उनकी साधना को देखते हैं, रात के वक्त उनसे मिलते हैं और दिन भर लोग आते जाते रहते हैं, उनकी साधना तपस्या को देखते हैं। तो ऐसे महान तपस्वी जो हैं शायद ही कहीं होंगे। मैं एक बार फिर से उन्हें नमन करना चाहूँगा। बहुत अच्छी उपलब्धि है और आपकी कला में आपने कई चीज़ें की हैं, लेकिन उनमें से एक ख़ास बात यह है कि आपने उनके लिए जीवन वृत्तांत पर गीत गाया है। जी, मैंने पहला गीत उनके लिए ये गाया हुआ था। 2 लाइन मैं सुना देता हूँ, ज़्यादा तो नहीं, 2 लाइन मैं सुनाता हूँ। दर्शन कर ले, नाम तो जप ले, नारायण नारायण, ये नाम है बाबा का, ये नाम है बाबा का। दर्शन कर ले, नाम तो जप ले, नारायण नारायण, ये नाम है बाबा का, ये नाम है बाबा का। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। इस गीत को मैंने वो कहाँ बैठे, कहाँ उठे, कहाँ आए, उसे पूरा समावेश करते हुए इस गीत को बनाया है। गीत जो है पूरे आधे घंटे का है। जी बिल्कुल। दीपक जी, आपका बहुत अनुभव रहा है कला की फील्ड में। आप एक गायक हैं, संगीतकार हैं, एक एक्टर भी हैं। युवा कलाकारों के लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? वैसे तो हम सभी जानते हैं युवा शक्ति राष्ट्र की शक्ति। उसी प्रकार जो युवा कलाकार हैं वो आजकल भटक जा रहे हैं जी। जो उनकी वास्तविक जो कला है, उसी कला को वो रियाज करें, उसी को रियाज करें और उसी के लिए काम करें, तो निश्चित सफलता मिलेगी। ये नहीं कि मैं लोकगीत गा रहा हूँ, ये नहीं है कि मैं दूसरा गीत नहीं सुन रहा हूँ, वो भी गीत सुन रहा हूँ, लेकिन प्रॉपर जो है लोकगीत का अगर मैं लोक कलाकार हूँ तो उस पर ज़्यादा फोकस करूँ जी। तो वही मैं युवा कलाकारों भाइयों से मैं वही कहना चाहूँगा कि आपका जो वास्तविक पहचान है, आपका जो वास्तविक कला है, उस पर ज़्यादा फोकस करें। जी बिल्कुल, एकाग्रचित होकर अपने कला के लिए समय दें। जी दीपक जी, आपने बहुत अच्छी बात कही युवा कलाकारों के लिए, और धन्यवाद दीपक जी, आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए और अपने अनुभव हमारे साथ, हमारे श्रोताओं के साथ शेयर किए। धन्यवाद तो आप लोगों को। आप लोगों ने मुझे अपने रेडियो चैनल रेडियो धूम 89.6 पर जो मौका दिया, जो अवसर दिया, उसके लिए पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने मुझे ऐसा मंच दिया तो मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्रयास किया हूँ, जिसे आप लोगों के बीच, श्रोताओं के बीच रखना चाहूँगा। ये जो आपकी टीम है रेडियो धूम, वैसे तो मैं लोक गायक हूँ, मैं फिर भी गीत भी लिखता हूँ, कंपोजिंग करता हूँ, तो एक छोटा सा प्रयास किया हूँ। और शब्द भी इसमें जैसे हैं वो थोड़े कठिन शब्द हैं, फिर भी मैंने प्रयास किया है। जी बिल्कुल, स्वागत है, हमें अच्छा लगेगा सुनकर। आपके रेडियो धूम के लिए ये गीत है, मैं सुनाता हूँ जी। सुन लो संगी, सुन लो साथी, सुन लो संगी, सुन लो साथी, दिल से दिल के ट्यून,
सुन लो संगी, सुन लो साथी, दिल से दिल के ट्यून, रेडियो धूम, रेडियो धूम, रेडियो धूम, रेडियो धूम। रायगढ़ स्टेशन के नंबर हावे 89.6, रायगढ़ स्टेशन के नंबर हावे 89.6। स्वास्थ्य शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान के दीप जले, स्वास्थ्य शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान के दीप जले। आरजे राघव तने पिया और विनी के गोठ लसुन, रेडियो धूम, रेडियो धूम, रेडियो धूम, रेडियो धूम। क्या बात है, मज़ा आ गया सुनकर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे रेडियो के लिए इतनी अच्छी पंक्तियाँ लिखी है और हम सभी आरजेज कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, उन्हें सुनकर भी बहुत अच्छा लगेगा ये कार्यक्रम। दोस्तों, आप सुन रहे थे रेडियो धूम का खास कार्यक्रम आर्टिस्ट ऑफ द डे, जिसमें हमारी बातें हो रही थी रायगढ़ के प्रसिद्ध लोक गायक, संगीतकार और अभिनेता दीपक आचार्य से। आज का कार्यक्रम आर्टिस्ट ऑफ द डे यहीं पर होता है समाप्त। आप बने रहिए अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो धूम पर, क्योंकि यहाँ पर मनोरंजन का सिलसिला जारी रहता है।